नमस्कार। मैं अम्बेश पांडे पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जेएनयू में शोध छात्र हूँ। मैं एससी डीआरआर पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को पता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस विषय पर हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय के विशेषज्ञ एससीडीआरआर से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीन नारायण पांडे जी। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात होती है तो राष्ट्रीय हित की बात होती है। जब राष्ट्रीय हित की बात होगी तो सबसे पहली जो बात होती है वो लोगों के हित की होती है। तो लोगों का हित कैसे होगा? लोगों का हित तब होगा जब लोगों का आर्थिक हित होगा, मतलब आर्थिक नीतियां अच्छी होंगी, सामाजिक हित होगा, सामाजिक समरसता होगी, संस्थानों की स्थापना होगी और संस्थानों के साथ साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा होगी। तभी हमारा राष्ट्रहित जो है वो होगा। और जब इतना बड़ा राष्ट्र है भारत, इतनी बड़ी सीमाएं हैं, विविध प्रकार की सीमाएं हैं, कहीं पर डेजर्ट हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं, तो बहुत सारी आपदाएं भी आती हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं और क्या क्या चीजें इनके साथ हैं जिनको जानना चाहिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए सर मैं आपका स्वागत करता हूं। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जनरली जो लोगों का कॉन्सेप्शन है कि वो सिर्फ सीमाओं को लेकर ही राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा में सीमाओं के अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल एकांकी दृष्टिकोण नहीं है, ये बहुआयामी दृष्टिकोण है। एक राष्ट्र के स्थिरता का, एक राष्ट्र के आर्थिक स्थिरता का, ये एक राष्ट्र के लोगों के सुखमय और सस्टेनेबल जीवन का। कालांतर में क्या हुआ है, या वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा यानी सीमा की सुरक्षा, भौगोलिक सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा, केवल इतने में ही इसको हमें सीमित करके नहीं देखना चाहिए। ये किसी भी देश की दूरगामी स्थिरता का परिभाषा है राष्ट्रीय सुरक्षा। सर, आपने एकदम सही बात कही और भारत के सामने बहुत सारे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। कुछ आपने बताया, जैसे आतंकवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो गए, साइबर वारफेयर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सर, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक और चीज की एक्चुअली भारत सरकार मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के घटक किन्हें मानती है? देखिए, भारत सरकार सुरक्षा के प्रमुख घटकों में भारत की सेना, भारत के पैरामिलिट्री फोर्स, खुफिया एजेंसी, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, पर्यावरण विभाग को, सांस्कृतिक मंत्रालय को, यदि हम देखें तो ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख घटक हैं। अब बात आती है कि सांस्कृतिक मंत्रालय कैसे, पर्यावरण मंत्रालय कैसे। पर्यावरण की विसंगतियों के कारण बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हुई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से यदि आप देखेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता के विलुप्त होने का एक कारण माना गया बाढ़। बाढ़ कहीं ना कहीं पर्यावरणीय आपदा का प्रतीक है। ऐसे ही इजिप्ट की सभ्यता जो सूखा पड़ने से समाप्त हुई, ऐसे अबिसिनिया की सभ्यता वो भी कहीं ना कहीं सूखा के प्रभाव के कारण समाप्त हुआ। तो विषय ये आता है कि केवल सेना, केवल भौगोलिक सीमाओं की रक्षा, आंतरिक रक्षा ही नहीं है, इसको हम बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। ऐसे ही सांस्कृतिक सुरक्षा, सांस्कृतिक प्रभाव के कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता नष्ट हुई, रोमन सभ्यता नष्ट हुई। मैं किसी धर्म या संप्रदाय के अतिवादिता की बात नहीं कर रहा हूं। किसी एक
धार्मिक संप्रदाय के उत्थान से दूसरे धार्मिक समुदाय का पतन होता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सांस्कृतिक कारण दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में यदि किसी भी राष्ट्र को अक्षुण्ण रहना है, सतत रहना है और समृद्ध रहना है, तो उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बहुआयामी दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा। और भारत सरकार केवल और केवल एक ही दृष्टिकोण से चिंता नहीं करती है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, इन सभी के समन्वित प्रयास से राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखता है। जी सर, आपने सही कहा। और जहां तक एज ए रिसर्च स्कॉलर मैं समझ पा रहा हूं कि 2005 के बाद 2004 में सुनामी आई थी, उसके बाद जब एनडीए में इनकी स्थापना हुई तो बहुत सारे आयामों पर काम शुरू भी हुए हैं और भारत बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। पर सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अगर विशेष देखा जाए, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं आपदा प्रबंधन के, तो आपदा प्रबंधन सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है और आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा तब तक है जब तक राष्ट्र स्थिर है। आपदा किसी भी राष्ट्र को अस्थिर करने का एक घटना होती है और इस घटना में यदि राष्ट्र संतुलित रहा, व्यवस्थित रहा, तो राष्ट्र सुरक्षित है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है? अभी आपने कोरोना देखा। कोरोना लगभग 3 महीने तक व्यापक प्रभाव में रहा और इसका प्रभाव 2 साल तक दिखाई पड़ा। लोगों के रोजगार गए, लोगों का सामाजिक जीवन गया, लोगों का व्यक्तिगत जीवन खत्म हुआ। ऐसे में यदि ये और लंबा हो जाता, ये लगभग 2 साल 3 साल तक ऐसी व्यापक विसंगति होती, तो इसका प्रभाव 20 साल तक दिखाई पड़ता। ऐसे में क्या होता? सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन सब नष्ट हो जाता। जो इकोनॉमिक साइकिल है वो प्रभावित होता। ऐसे में समाज तितर बितर हो जाता। तो आपदा किसी भी समाज को, किसी भी राष्ट्र को अस्थिर करने की घटना भी हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आपदा के व्यापक प्रभाव को कम करना और नागरिकों को रिजिलियंट बनाना, जिससे वो आपदाओं से मुकाबला कर सके। इन सभी बातों को ध्यान रखा जाए तो हम आपदा जैसी घटना से राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं। और एक और बात बताना चाहूंगा कि भारत की जितनी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो बहुत ही आपदा के दृष्टिकोण से बहुत ही संवेदनशील है। यदि आप हिमालयन क्षेत्र देखेंगे तो भूकंप के व्यापक प्रभाव में आते हैं। या समुद्र तटीय क्षेत्र को देखेंगे तो सुनामी और चक्रवात के व्यापक प्रभाव में आते हैं। तो हम भारत की किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र को आपदा से सुरक्षित नहीं मानते। ऐसे में यदि सीमाएं सुरक्षित हैं तो राष्ट्र सुरक्षित है और राष्ट्र तभी सुरक्षित होगा जब उस देश का नागरिक, उस देश का सरकार सजग होगा, सतर्क होगा। जी सर, आपने एकदम सही बात कही। और अभी मैं कुछ समय पहले ही अरुणाचल गया था, तो वहां पर जो पहाड़ हैं वो मिट्टी के पहाड़ जैसे हैं। तो जब भी थोड़ा भी बारिश होती थी वो भर 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 नीचे गिरते थे। हमारा जो अपना कॉन्सेप्शन है हिमालय का कि एकदम पहाड़ है, मजबूत पहाड़ है, बारिश से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उधर मुझे जाकर के समझ में आया कि एक्चुअली जो होता है पहाड़ों पर आपदा होती है वो किस तरह की होती है। खैर वो तो अलग विषय है। तो अब मेरा जो आपसे ये प्रश्न, अगला प्रश्न है वो ये है कि सामान्य नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी भूमिका किस तरह से निभा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया अमरेश जी। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी राज्य नागरिकों के बिना अधूरा है। जैसा कि हम जानते हैं एक राज्य के 4 प्रमुख घटक होते हैं।
जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, इन चारों में से कोई एक भी नहीं है तो वो राज्य नहीं माना जा सकता। जब जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य या राष्ट्र नहीं होगा। और जनसंख्या यानी क्या? जनसंख्या मतलब वहां का नागरिक, और नागरिक इतना महत्वपूर्ण है तो नागरिक की भूमिका भी उस राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सजग नागरिक है, सतर्क नागरिक है, समर्पित नागरिक है तो वो राष्ट्र बहुत ही लंबे समय तक अक्षुण्ण रहता है, गौरवशाली रहता है, वैभवशाली रहता है। अब बात आती है एक नागरिक की भूमिका कैसे दिखाई पड़ती है, तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कारगिल वार होता है तो सूचना कौन देता है? एक वहां का परंपरागत समाज का भेड़ चराने वाला नागरिक, उसने सूचना दिया, हमारा सरकार, हमारी सेना सतर्क हुई, प्रतिकार की और कारगिल में विजय प्राप्त की। यही दूसरा उदाहरण दिखाई पड़ता है मुंबई बम अटैक में। मुंबई बम अटैक के जो आतंकवादी थे वो घटना करने के पहले कुछ दिन एक मुंबई की बस्ती में रुके थे। अब उस बस्ती के लोगों ने इस सरकार को बताया होता, वहां के पुलिस व्यवस्था को बताया होता तो शायद ये घटना नहीं घट पाती, वहां के आतंकवादी पकड़े जाते। ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है या सुनाई पड़ता है, हम जानते भी हैं, नीरजा भनोट का, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी। नीरजा भनोट ने एक एयर होस्टेज के साथ साथ नागरिक कर्तव्य का भी निर्वहन किया। उन्होंने अपने जहाज के नागरिकों की रक्षा की। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। मैं नहीं समाज, मैं नहीं तू ही जब कर जिसने की दिन रात तपस्या। ऐसा नागरिक हमारे देश को चाहिए, हमारे समाज को चाहिए, तभी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगा। जी सर, आपने एकदम सही कहा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हर नागरिक राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे तो सरकारों को, संस्थानों को बहुत आसानी होगी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने के में, अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने में। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, SCTRR पॉडकास्ट पर चर्चा होती रहेगी। फिलहाल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को, इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी।